हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 10। साथ ही अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। अगले दिन काव्या ऑफिस पहुंचती है तो देव उसे अपने कैबिन में आने को कहता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग काव्या। सॉरी, मैं कल तुम्हें बताना भूल गया कि आज हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने मिस्टर मेहता के ऑफिस जाना है। तो तुम कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर लेकर मुझे 10 मिनट में नीचे मिलोगी। और हाँ, वो मिस्टर शर्मा के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है वो भी ले लेना, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन भी हमें आज ही देनी है। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है और मिस्टर शर्मा वाली प्रेजेंटेशन तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दी थी। गुड, तो 10 मिनट में तुम मुझे नीचे मिलो। ओके सर। काव्या जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लेती है और अपने केबिन से निकल जाती है। उसे नीचे पहुंचकर याद आता है कि वो मिस्टर शर्मा वाली प्रेजेंटेशन तो लाना ही भूल गई। वो देव को 2 मिनट में आने का बोलकर प्रेजेंटेशन लेने ऊपर जाती है। वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंची थी कि उसे कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आती है। वो दौड़कर नीचे आती है तो वो देखती है कि छत से एक बड़ा सा प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा हुआ था और वो वहीं पर गिरा हुआ था जहां पर कुछ देर पहले देव खड़ा था। काव्या जहां थी उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। धूल की वजह से सामने कुछ दिख नहीं रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जोर से चिल्लाती है, देव सर। तभी सामने से उसे देव आता दिखता है। वो दौड़ते हुए देव के पास जाती है और देव को गले लगा लेती है। फिर देव के हाथ, कंधे और सिर को देखते हुए कहती है, सर आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? काव्या रोते रोते बोले जा रही थी, देव मैं ठीक हूँ काव्या, मैं तो पहले ही वहाँ से हट गया था और मैं ठीक हूँ, तुम रो मत, मैं सच में ठीक हूँ। काव्या रोते हुए फिर देव के गले लग जाती है और कहती है, आपको पता है मैं कितना डर गई थी, आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? काव्या बोले जा रही थी और देव उसे देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसको काव्या की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार दिख रहा था। तभी आवाज सुनकर ऑफिस के सारे लोग नीचे आ जाते हैं। काव्या देव से अलग हो जाती है और थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। सब देव को आकर घेर लेते हैं और ये सब कैसे हुआ पूछने लगते हैं। देव, आप लोग सभी चिंता मत कीजिए, ये बस छोटा सा हादसा था, मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। सब लोग ऊपर ऑफिस में चले जाते हैं। देव काव्या को ढूंढता है पर वो वहाँ नहीं होती। काव्या अपने कैबिन में बैठकर अभी भी उसी हादसे के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके कैबिन में देव आ जाता है। वो झटके से खड़ी होती है और उसको अपने हाथ में दर्द महसूस होता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। देव, क्या हुआ? काव्या अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ सर, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट और प्रेजेंटेशन लेकर आती हूँ। उसे लगता है कि देव उसे मीटिंग में चलने के लिए बुलाने आया है। देव काव्या को अपना हाथ पीछे छुपाते हुए देख लेता है और कहता है, अपना हाथ आगे करो। और क्या छुपा रही हो मुझसे? काव्या, छुपा नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। देव खुद उसका हाथ आगे करते हुए कहता है, अगर कुछ छुपा नहीं रही हो तो डर क्यों रही हो? काव्या की कुर्ती की आस्तीन में खून लगा होता है। देव उसकी आस्तीन ऊपर करता है तो काव्या की फिर दर्द की वजह से आह निकल जाती है। उसकी कोहनी में काफी चोट लगी थी। उसको याद आता है कि जब वो देव के पास दौड़कर जा रही थी तो उसकी कोहनी दरवाजे में टकरा गई थी, तभी उसे ये चोट आई होगी। देव, आप बोलो कुछ नहीं हुआ? और कैसे लगी ये चोट? काव्या, वो शायद जब नीचे आ रही थी तब लग गई होगी। देव, क्यों आंखें बंद करके चल रही थी क्या, या आंखें घर छोड़ आई हो आज? फालतू में देखो कितनी चोट लगा ली। अब चुपचाप यहीं बैठी रहो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। देव फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और काव्या की चोट पर दवाई लगाता है। वो दवाई काव्या की चोट पर लगा रहा था पर उसका दर्द देव के चेहरे पर दिख रहा था। काव्या तो बस एकटक देव को ही देखे जा रही थी और सोच रही थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अभी अभी इनके साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया और फिर भी ये मेरी इतनी फिक्र कर रही हैं। आप इतने अच्छे क्यों हो देव सर? देव, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या काव्या? काव्या फीकी सी हंसी हंसते हुए कहती है, सर ये तो बहुत छोटी सी चोट है और ऐसी चोटों से तो दर्द होना पहले ही बंद हो चुका है। अब मैं ठीक हूँ, आप चलिए मैं पेपर्स लेकर आती हूँ, वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे।
काव्या अपने केबिन से बाहर निकल जाती है। देव उसको जाते हुए देखता है और सोचता है, कभी कभी तुम मेरे लिए एक पहेली बन जाती हो काव्या। तुमको जितना समझना चाहता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। फिर देव भी केबिन से बाहर चला जाता है। काव्या अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल जाती है, पर आज वो घर ना जाकर राधिका के घर चली जाती है, क्योंकि आज उसके अंदर ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो राधिका से मिलने चली जाती है। राधिका काव्या को देखकर खुश हो जाती है, पर काव्या का उतरा हुआ मुंह देखकर उससे पूछती है, राधिका क्या हुआ काव्या, आज तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? और ये तेरे हाथ को क्या हुआ? तेरे ताऊजी ने फिर कुछ किया है क्या? यार वो आदमी पागल है क्या जो तेरे पीछे ही पड़ गया? काव्या नहीं यार, आज उन्होंने कुछ नहीं किया है, आज बात देव सर से रिलेटेड है। राधिका फिर बताएगी भी या पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाऊं? काव्या यार मेरे बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका मुझे जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। तुझे पता है आज सुबह देव सर के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं इतनी डर गई कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे उन्हें आज खो दूंगी, और तो और मैं जाकर उनके गले लग गई। मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। वो ना तो मेरे कुछ लगते हैं और ना ही मेरे अपने हैं, पर फिर भी मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। उनके पास रहने पर मैं सेफ फील करती हूँ। उनका पास रहना मुझे सुकून का एहसास दिलवाता है। ऐसा क्यों है राधिका? आज उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, पर फिर भी उनको मेरी छोटी सी चोट की फिक्र थी। उस दिन वो सिर्फ मेरे थोड़े से सिर दर्द की वजह से मीटिंग तक कैंसिल करने को तैयार थे। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, पर उनके पास आने पर क्यों मुझे एक अलग ही एहसास होता है। उनके करीब आने पर मेरा दिल क्यों बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? राधिका ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे नहीं समझ आ रहा। राधिका बहुत ध्यान से काव्या की बात सुन रही थी। फिर वो काव्या से कहती है, मुझे नहीं पता काव्या कि तुझे मेरी बात पर विश्वास होगा या नहीं, पर तुझे प्यार हो गया है देव सर से। काव्या हैरान होते हुए कहती है, तू पागल हो गई है क्या? मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ और तू मुझे बता रही है कि मुझे प्यार हो गया है। तेरी सगाई हो गई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुझे हर जगह सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाई दे। राधिका देख, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। अब तू चाहे इस बात को कितना भी नकार ले, पर यह बात सच है कि तुझे प्यार हो गया है। और कल जिस तरह तुझे देव देख रहा था, तेरी फिक्र कर रहा था, उससे तो मुझे लगता है कि वो भी तुझे पसंद करता है। काव्या उठते हुए कहती है, तू ना पूरी पागल हो गई है। अभी तो मुझे कह रही थी कि मुझे देव सर से प्यार हो गया है, और अभी तो कह रही है कि देव सर को भी मुझसे प्यार हो गया है। मैं ही पागल थी जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने तेरे पास आ गई। बाय, मैं जा रही हूँ। राधिका अच्छा मेरी एक बात सुन, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछना कि क्या ये सच में अब किसी और के लिए नहीं धड़क रहा है? क्यों देव सर की तकलीफ से इसे भी तकलीफ हुई? वरना आए दिन कई लोगों के साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं। क्या तू सबके लिए रोती है? क्या सबके लिए तेरे इस दिल को तकलीफ होती है? एक बार अपने दिल से पूछना जरूर। राधिका की इस बात का काव्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो राधिका को बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। राधिका तू कितना भी मना कर ले, पर आज तेरी आंखों में मैंने देव को खो देने का डर देखा है, और किसी को खो देने का डर तभी होता है जब वो अपना हो। मैं तो बस भगवान से यही मांगूंगी कि तुझे अपने प्यार का एहसास जल्दी हो जाए। वहीं रतन सिंह आज खुश था। मोहन क्या बात है बाबूजी, आज बहुत खुश लग रहे हो। रतन सिंह अरे बेटा, खुश लग नहीं रहा हूँ बल्कि खुश हूँ, और खुशी के एक नहीं बल्कि दो दो कारण हैं। मोहन भी खुश होते हुए कहता है, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई है क्या? रतन मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं बेटा अभी हुई तो नहीं है, पर बहुत जल्द हमारे नाम होने वाली है, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ अब ऐसा हथियार खड़ा किया है जिससे हमें वो प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और वो काव्या भी हमारे रास्ते से हट जाएगी। हुई ना डबल खुशी की बात। मोहन खुश होते हुए कहता है, सच बाबूजी, ये तो दोगुनी खुशी की बात है, इसका तो जश्न मनाना बनता है। रतन सिंह हाँ बेटा, जश्न भी मनाएंगे, पर अभी कुछ दिन रुक जा। अभी थोड़े दिन उसे खुशियाँ मनाने दे, फिर हमारी बारी आएगी खुशियाँ मनाने की, और उसकी जिंदगी में सिर्फ मातम ही मातम होगा। रतन सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है।
काव्या घर पहुंचती है तो सलोनी उसके हाथ पर बंधी पट्टी देखकर डर जाती है। सलोनी घबराकर उससे पूछती है, सोना दी, ये आपको इतनी चोट कैसे लगी? काव्या, अरे छोटी सी चोट है, ऑफिस में थोड़ा पैर फिसल गया इसीलिए लग गई। सलोनी काव्या का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहती है, यही बात मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो। क्योंकि सलोनी जानती थी कि काव्या उसके सिर पर हाथ रखकर कभी झूठ नहीं बोलेगी। काव्या सलोनी के सिर से अपना हाथ हटाते हुए कहती है, पागल है क्या? इतनी सी छोटी सी बात के लिए कसम खिला रही है। सलोनी अपना फोन उठाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, आप नहीं बताओगे तो मैं फ्रेंड को कॉल करके पूछ लेती हूँ। काव्या सलोनी के हाथ से फोन लेते हुए कहती है, अच्छा बताती हूँ। वो देव के साथ हुआ पूरा हादसा और उसी वजह से उसके हाथ में लगी चोट के बारे में सलोनी को बता देती है। सलोनी चौंकते हुए कहती है, क्या फ्रेंड ठीक है ना? उनको कहीं चोट तो नहीं लगी? काव्या, नहीं, देव सर ठीक हैं। सलोनी काव्या से अपना फोन लेकर देव को कॉल करती है। सलोनी, हेलो फ्रेंड, कैसे हो? दी ने मुझे बताया कि आज आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आप ठीक तो हो ना? देव हंसते हुए कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और चोट तो तुम्हारी दी को लगी है। वैसे कहाँ है तुम्हारी दी? बात हो सकती है उनसे? सलोनी, हाँ दी यही है, लो कर लो बात आप। सलोनी काव्या को फ़ोन देकर अपने रूम में चली जाती है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि हाथ में इतनी चोट लगी थी और तुम स्कूटी चलाकर ले गई, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है मैंने कितनी देर ऑफिस में तुम्हारा वेट किया, पर बाद में पता चला कि मैडम तो पहले ही चली गई है। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा, पर मैं स्कूटी तो ऑफिस में ही छोड़ आई थी और घर मैं ऑटो से आई थी। थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती थी मेरा? मैं तुमको घर छोड़ देता। और हाँ, कल सुबह मैं तुमको तुम्हारे घर लेने आऊँगा और तुम मेरे साथ ऑफिस आओगी, ऑटो से नहीं, समझी? जी सर, समझ गई। और अपने हाथ का ध्यान रखना। और हाँ सॉरी अगर तुमको ज़्यादा डांट दिया हो तो, पर तुम बिना डांट खाए मानती ही कहाँ हो। चलो बाय, रखता हूँ, कल मिलते हैं। फ़ोन रखते हुए काव्या के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि इतनी प्यारी डांट उसको बहुत दिन बाद पड़ी थी। काव्या और सलोनी खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चली जाती हैं। पर काव्या को आज नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में राधिका की कई बातें ही गूंज रही थी। वो अपने दिल पर हाथ रखती है और सोचती है, क्या राधिका सही कह रही थी कि मुझे देव सर से प्यार हो गया है? क्या इसीलिए ही देव का पास आना मेरी धड़कनें बढ़ा देता है? क्या यही प्यार है? काव्या महसूस करती है कि उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है। वो खुशी से उछलते हुए कहती है, हाँ यही प्यार है, मुझे देव से प्यार हो गया है। हाँ देव सर, मुझे आपसे प्यार हो गया है। वहाँ देव को ऐसा लगता है जैसे काव्या ने उसे आवाज़ लगाई हो। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। देव अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, तू पागल हो गया है देव, तुझे हर जगह काव्या की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, काश तुमको भी जल्दी ही ये एहसास हो जाए कि तुमको कितना प्यार करने लगा हूँ मैं। फिर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, अब तो ये भी बस तुम्हारा ही नाम लेता है, पर इसको कैसे समझाऊं कि अभी इसको तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि अभी तुमको अपने प्यार का एहसास करवाना बाकी है। उसको क्या पता था कि काव्या को जो वो एहसास दिलाना चाहता है वो तो पहले ही हो गया है। काव्या राधिका को कॉल करती है। काव्या खुशी से उछलते हुए कहती है, हेलो राधिका, मुझे तुझे कुछ बताना है। राधिका, यही बताना है ना कि तेरे दिल ने भी तुझको यही कहा है कि तू देव से प्यार करने लगी है? काव्या हैरान होते हुए कहती है, हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? राधिका हंसते हुए कहती है, पागल लड़की, वो तो मैं तभी समझ गई थी जब तू मेरे पास आई थी। मैंने तो कहा भी था पर तू ही नहीं मानी थी, क्योंकि आज मैंने तेरी आंखों में सलोनी के अलावा भी किसी को खो देने का डर देखा था, और ये इसीलिए ही था क्योंकि तू देव को चाहने लगी है। बस तुझको एहसास होना बाकी था, इसीलिए मैंने तुझे तेरे दिल से पूछने को कहा था, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। काव्या, थैंक यू यार, अगर तू नहीं होती तो मैं अपने इस एहसास को जान ही नहीं पाती और देव सर जैसे अच्छे इंसान को खो देती। राधिका, तो कब बता रही हो देव को कि तू उसके प्यार में पागल हो गई है? काव्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। राधिका, मतलब तू देव से प्यार नहीं करती? काव्या, मैंने ऐसा भी नहीं कहा।
राधिका काव्या को छेड़ते हुए कहती है, तो तू चाहती क्या है? कभी कहती है प्यार करती हूँ, कभी कहती है प्यार नहीं करती, तू चाहती क्या है? काव्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं प्यार नहीं करती, तुझको मैंने फ़ोन करके ही गलती कर दी, बाय। राधिका, अरे अरे सुन तो, अच्छा सॉरी। अच्छा अब ये बता कि देव को कब बताएगी कि तू उससे प्यार करने लगी है? काव्या, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, पर एक दिन जरूर बताऊंगी। पहले मुझे देव सर को उनके सपने तक पहुंचाना है। राधिका, सपना? कैसा सपना? काव्या, बताऊंगी, पर पहले उनको वहां तक पहुंचा तो दूं, फिर तुझको सब बताऊंगी। चल बाय, अब तू भी सो जा, बहुत रात हो गई है। राधिका, बाय, गुड नाइट, और देव को जल्दी ही सब कुछ बता देना। काव्या, ओके, और जीजू को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, तुम्हारी बातों के बीच में मैं कबाब में हड्डी जो बन गई। और काव्या हंसते हुए फोन रख देती है। अगले दिन देव काव्या को लेने उसके घर जाता है और काव्या देव के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। देव, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? काव्या, अब पहले से ठीक है सर। देव, अच्छा, और सलोनी कैसी है? काव्या, सलोनी भी अच्छी है सर, आपसे मिलना चाहती थी पर उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए फिर आपसे मिले बिना ही चली गई। देव, ओह कोई बात नहीं, सलोनी को तुम घर लेकर आना, माँ पापा दादू विक्की सब उससे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे और उसको भी सबसे मिलकर अच्छा लगेगा। देव बोले जा रहा था और काव्या उसे बस एक टक निहारे जा रही थी। देव उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, हेलो, कहाँ खो गई? काव्या चौंकते हुए कहती है, नहीं सर, कहीं नहीं। काव्या अपना मुंह बाहर की तरफ घुमा लेती है और अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है काव्या? पागल हो गई है क्या? ऐसे देव सर को क्या पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तेरे दिल में क्या है? देव काव्या की इस हरकत को देखकर मुस्कुरा देता है और सोचता है, महसूस तो तुम भी कर रही हो मेरे लिए मिस काव्या पुरोहित, बस तुमसे किसी तरह बुलवाना है। फिर वो काव्या से कहता है, काव्या तुमसे एक बात पूछनी थी। काव्या, हाँ पूछिए ना सर। देव अनजान बनते हुए कहता है, कल जब मेरे साथ वो हादसा हुआ तब तुम मुझसे कुछ कह रही थी, पर तभी ऑफिस वाले आ गए तो मैं कुछ सुन नहीं पाया, तो तुम क्या कह रही थी? काव्या एकदम बोल पड़ती है, नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। देव, हाँ शायद हो सकता है कि मेरे ही कान बज रहे होंगे, कहकर देव मुस्कुराने लगता है। दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। काव्या अपना सामान निकाल रही होती है कि तभी गाड़ी का डोर बंद करते हुए वो उसके हाथ पर उसी जगह लग जाता है जहां काव्या को चोट लगी थी। आउच! देव दौड़कर उसके पास जाता है। क्या हुआ काव्या, तुम ठीक तो हो? दर्द के कारण काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ पकड़कर कहती है, कुछ नहीं सर, मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा सा गाड़ी के डोर से हाथ में लग गई। हाँ वो तो दिख रहा है कि तुम कितनी ठीक हो, और तुम्हें किसने कहा था सामान लेकर उतरने को? मैं आ रहा था ना, पर तुमको तो झांसी की रानी बनने का शौक है। पहले कल ये बेफालतू में चोट लगा ली और अब ये। देव उसके हाथ से फाइल्स और लैपटॉप बैग लेते हुए कहता है, अब चलो। काव्या चुपचाप देव के पीछे चलने लगती है। आधे रास्ते में पहुंचकर काव्या देव से कहती है, सर अब मैं ठीक हूँ, आप मेरे फाइल्स और बैग मुझे दे दीजिए। आप मेरे बॉस हैं और इस तरह से आपका मेरा सामान लेकर जाना अच्छा नहीं लगता। देव काव्या के करीब आकर कहता है, काव्या मैं तुम्हारा बॉस होने के साथ साथ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी हूँ, और दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, समझी? तो अब मैं तुम्हारा सामान ले जा सकता हूँ। काव्या तो बस जी सर ही कह पाती है, क्योंकि देव के इतने करीब आने से फिर से उसकी धड़कनें जो बढ़ गई थी। लंच के बाद देव काव्या को अपने कैबिन में बुलाता है। काव्या कैबिन में चली जाती है, पर आज देव के साथ कोई और भी था जो उसके कैबिन में बैठा था, पर काव्या की तरफ उसकी पीठ होने की वजह से वो उसको नहीं देख पा रही थी। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ काव्या आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है, इनसे मिलो, ये है आकाश गर्ग, आज से ये तुम्हारे अंडर काम करेंगे। वो 23-24 साल का लड़का था। वो काव्या को देखते ही चौंकते हुए कहता है, मिस टॉपर आप? काव्या, एक्सक्यूज मी। आकाश, सॉरी, अगर मैंने आपको सही पहचाना तो आप मिस काव्या पुरोहित है ना? काव्या, हाँ मैं काव्या पुरोहित ही हूँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? आकाश, जानता नहीं मैं तो आपका फैन हूँ।
आप जिस कॉलेज में पढ़ती थी मैं आपका जूनियर था। आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर वो देव से हाथ मिलाते हुए कहता है, थैंक यू सर, आपने तो आज मेरा ड्रीम ही पूरा कर दिया। आपको पता है सर, काव्या मैम हमारे कॉलेज की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लड़की थी और कॉलेज में हर कोई मैम का फ़ैन था और सबसे बड़ा फ़ैन तो मैं था। और सर आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैम पर पूरे कॉलेज का क्रश था, इंक्लूडिंग मी। आकाश हंसते हुए कहता है। देव को आकाश का इस तरह काव्या की तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चिढ़ते हुए कहता है, पर मिस्टर आकाश, ये आपका कॉलेज नहीं है बल्कि मेरा ऑफिस है, तो इसीलिए यहाँ पर बस काम पर ही ध्यान देना। तो फिर आपसे कल मिलते हैं टाइम पर, और अभी आप जा सकते हैं। आकाश काव्या के पास जाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैम मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ काम करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा इसीलिए खुश हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने को मिल रहा है। काव्या हंसते हुए आकाश से हाथ मिलाती है और कहती है, तुमने मेरी इतनी तारीफ की है तो अब मैं भी तुम्हारे साथ काम करने को काफ़ी एक्साइटेड हूँ और देखना भी चाहती हूँ कि तुम जितना अच्छा बोलते हो उतना ही अच्छा काम भी करते हो या नहीं। आकाश, मैं कोशिश करूँगा कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूँ। देव अब बुरी तरह से चिढ़ चुका था। वो आकाश से कहता है, तो मिस्टर आकाश, काम आपको कल से करना है, अभी आप जा सकते हैं क्योंकि मुझे मिस काव्या से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आकाश, ओके सर, और बाय काव्या मैम, कल मिलते हैं। काव्या, बाय। आकाश चला जाता है। देव चिढ़ते हुए कहता है, तुम जानती हो इसे काव्या? काव्या, नहीं सर, मैं आज इससे पहली बार ही मिली हूँ, पर कितना अच्छा लड़का है ना सर। मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉलेज में मुझे इतने लोग पसंद करते हैं। देव मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, जो सच में पसंद करता है वो तो इन मैडम को दिखता नहीं, और वो आज का आया लड़का इनको अच्छा लगने लगा। काव्या, आपने कुछ कहा सर? देव, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं कहाँ कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि आपको तो किसी और की बातें आज ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। काव्या समझ जाती है कि देव को जलन हो रही है। उसको हंसी आती है, पर वो अपनी हंसी दबाते हुए कहती है, काव्या, मैं कुछ नहीं समझी सर। देव, हाँ अब तुम कहाँ समझोगी? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। काव्या, सर आपको कुछ काम है तो बता दीजिए या मैं जा सकती हूँ। देव, नहीं अभी मुझे कोई काम नहीं है, अगर होगा तो मैं तुमको बता दूंगा, अभी तुम जा सकती हो। काव्या, ओके सर कहकर देव के कैबिन से बाहर चली आती है। देव खुद ही खुद बड़बड़ाने लगता है। वो सामने सामने फ्लर्ट कर रहा था, पर हमारी मिस काव्या को तो कुछ समझ ही कहाँ आता है। वो तो और खुश होकर उससे बात कर रही थी। मैं ही पागल था जो उसे काव्या के साथ काम करने को कह दिया, पर कोई बात नहीं, इतना काम दूंगा कि काव्या के आसपास भी फटक नहीं पाएगा। मेरी काव्या के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मेरी काव्या सुनते ही देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। काव्या अपने कैबिन में पहुंचती है और खूब हंसने लगती है। फिर वो राधिका को फोन करती है और उसे आज की सारी बातें बता देती है। राधिका हंसते हुए कहती है, अब उसके सामने कोई तेरी तारीफ करेगा और वो भी सीधा साधा तुझे अपना क्रश कह रहा है तो उसका चिढ़ना तो बनता है ना। तभी काव्या को पीएन आकर कहता है कि उसे महेश सर बुला रहे हैं। वो राधिका से घर जाकर बात करने को कहकर फोन रख देती है और महेश के कैबिन में चली जाती है। काव्या महेश के कैबिन में जाती है तो वो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। वो काव्या को अंदर आने का इशारा करते हैं और उसे 5 मिनट वेट करने को कहते हैं। महेश, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, कुछ भी करो, चाहे कितना भी पैसा लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तुम किसी से भी बात करो, पर मुझे किसी भी कीमत पर अपना सपना पूरा करना है और अगली बार मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में ही मिलना चाहिए। महेश फोन रख देता है और काव्या से कहता है, सॉरी बेटा, तुमको वेट करना पड़ा। काव्या, इट्स ओके सर, आपने मुझे बुलाया था। महेश काव्या को कुछ पेपर देते हुए कहता है, हाँ बेटा, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट के पेपर हैं जिसमें मुझे तुम्हारे साइन चाहिए, तो तुम इनको अच्छे से पढ़ लेना और कल तक साइन करके मुझे या देव में से किसी को भी दे देना। काव्या, सर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। एक तरफ आप मुझे बेटी कह रही हैं और दूसरी तरफ मुझे पेपर पढ़कर साइन करने को कह रही हैं। सर इस प्रोजेक्ट में सब कुछ आप कर रही हैं, मेरी तो बस ज़मीन है। फिर वो पेपर साइन करते हुए कहती है, और मुझे इन पेपर्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। महेश, नहीं बेटा, इसमें प्रॉपर्टी और दिमाग दोनों ही तुम्हारा है, हम तो बस चरिया हैं। और तुमने उस दिन बिल्कुल सही कहा था। जब से हमने तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कहा है, तब से हमारे इन्वेस्टर तो बढ़े ही हैं, बल्कि हमारी कंपनी के शेयर्स में भी उछाल आया है। काव्या सिर्फ मुस्कुरा देती है और कहती है, सर मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, क्या मैं अब जा सकती हूँ? महेश, बिल्कुल बेटा, तुम जा सकती हो। काव्या जाने लगती है कि तभी कुछ सोचकर रुक जाती है और दोबारा महेश जी के पास जाकर कहती है, सर अभी आप अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। सॉरी सर, मुझे सुनना नहीं चाहिए था, पर क्या मैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जान सकती हूँ? महेश, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है बेटा। हाँ, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर अभी मैं उसके बारे में किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तो उसका पूरा होना मुझे ही मुश्किल लग रहा है, तो उसके बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं है। काव्या, अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? महेश, हाँ बेटा, पूछो ना। काव्या, सर इंसान के लिए सपने देखना कितना जरूरी है? महेश, ये कैसा सवाल है बेटा? बिना सपने देखे तो कोई भी इंसान शायद ही जी सकता हो, क्योंकि सपनों का मतलब ही जीने का मकसद है। काव्या, और अगर कोई सपने देखता तो है, पर उसका वो सपना किसी वजह से पूरा ही ना हो पाए तो? महेश, तो उसके लिए तो जीना और भी मुश्किल हो जाएगा, और वो सिर्फ एक जिंदा लाश के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। काव्या, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई सपने देखता है और अगर उसके सपने पूरे नहीं होते तो वो इंसान सिर्फ जिंदा लाश रह जाता है? महेश, हाँ बिल्कुल। काव्या, तो ऐसी ही लाश तो आपके घर पर भी है सर। महेश, तुम किसकी बात कर रही हो काव्या? काव्या, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो सर, आपके बड़े बेटे देव सर। महेश काव्या से आंखें चुराते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? काव्या, मैं वही कहना चाहती हूँ सर जो आप समझ रहे हो। महेश थोड़ा गुस्से से कहता है, उसका सपना नहीं था, बल्कि उसकी मौत थी। काव्या, सर मौत तो हर सपने में ही है। अभी आपने एक सपना देखा है, क्या आपको कभी उसके लिए धमकी भरे कॉल नहीं आएंगे? क्या प्रोफेशन में आपको कभी जान से मारने की धमकी नहीं मिली है? तो क्या आपने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया सर? नहीं ना। क्या कभी दादू ने आपको कहा कि तुमको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं तो तुम बिजनेस करना छोड़ दो? नहीं कहा ना। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि उनका बेटा सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि उसने जो सपना देखा है तो वो उसे पूरा करने की भी हिम्मत रखता है। अगर हर कोई मौत से डरने लगा तो वो कभी सपने ही नहीं देख पाएगा सर। महेश, तुमको नहीं पता, वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ बस खतरा ही खतरा था, और मैं सब कुछ जानते हुए भी कैसे अपने बेटे को मौत के मुंह में भेज सकता था? मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है, तो मैं कैसे अपने बेटे को उसके जैसा बनने देता? काव्या, सर जब मुझे देव सर ने अपने सपने और सुमित अंकल के बारे में बताया था तो मुझे सुमित अंकल पर बहुत गर्व हुआ था, और गर्व आज भी है। पर आज मुझे उनकी एक और खूबी पता चली है कि वो तो हम सबसे ज़्यादा सच्चे इंसान थे, और हम तो बस इस झूठी दुनिया में बस दिखावा करते रह गए हैं कि हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनसे ज़्यादा सच्चा कौन होगा? उन्होंने जिसको अपना सब कुछ माना था उसी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी बल्कि मौत को ही गले लगा लिया। और एक हम हैं जो बस झूठ का चोला पहने घूमते रहे और बस यही कहते रहे कि हम उनसे प्यार करते हैं। उसी तरह सर आप भी इसी झूठ को सच मान बैठे हैं कि आप अपने दोस्त को अपना भाई मानते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप कभी भी देव सर को उनके जैसा बनने से नहीं रोकते, बल्कि आप तो उनको अपना पूरा सपोर्ट देते, जिससे वो आपके बेटे के साथ साथ आपके दोस्त को भी हमेशा आपके सामने जिंदा रख सकें और उनके सिद्धांतों पर चलकर उनका और आपका दोनों का ही नाम रोशन कर सके। या फिर आपको अपने बेटे पर विश्वास ही नहीं था कि वो कभी अपने सपने को पूरा कर सकता है? काव्या की बातें सुनकर महेश जी की आंखों में आंसू थे। वो काव्या से कहते हैं, थैंक यू बेटा, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने बेटे के मोह में ये भूल ही गया था कि उसके भी तो अपनी जिंदगी को लेकर कुछ सपने होंगे, और तुमने सही कहा, मैं अपने बेटे के सपने को पूरा करके अपने दोस्त को भी जिंदा रख सकता था, पर मैंने ऐसा ना करके अपने बेटे को ही उसके सपने से दूर कर दिया। पर तुमने एक बात गलत कही
कि मुझे अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है अपने बेटे पर और अब उसका ये सपना पूरा होकर रहेगा। काव्या की आंखों में भी आंसू थे। वो महेश जी से कहती है, सर आप सच में बहुत अच्छे हो। अगर आप जैसे पापा हर किसी को मिलें तो किसी भी बच्चे के सपने टूटेंगे नहीं। महेश काव्या के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरे जैसे बाप हो या चाहे ना हो, पर तुम्हारे जैसी बेटी हर बाप को मिले, क्योंकि जिस घर में तुम्हारे जैसी बेटी होगी वो घर स्वर्ग होगा और आज से तुम मेरी भी बेटी हो। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तो महेश जी उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, बेटियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, बल्कि उनके चेहरे पर तो सिर्फ खिलखिलाती हंसी अच्छी लगती है। और मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। काव्या, हाँ बोलिए ना सर। महेश, 2 दिन बाद देव का बर्थडे है तो उसको ये सरप्राइज उसी दिन देना चाहता हूँ, पर एक दिक्कत है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। अब उसको मनाने की और पार्टी की सारी अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। काव्या, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगी। इस बार पार्टी भी होगी और पार्टी में देव सर भी आएंगे। फिर काव्या अपने मन में सोचती है, ओह तो आपका बर्थडे 2 दिन बाद है। इस बार आपका बर्थडे आपके लिए यादगार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आपको इस बार ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 11 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।